उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। वाइमर गणराज्य का जन्म और पहले विश्व युद्ध के प्रभावों को समझ और वर्णित कर सकने में। जर्मनी में राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट को समझ और सविस्तार वर्णन कर सकने में। हिटलर की शक्ति का उदय और बाद में लोकतंत्र का विनाश समझ और वर्णित कर सकने में। दूसरा विश्व युद्ध शुरू करने में जर्मनी की भूमिका को समझ और वर्णित कर सकने में। हिटलर और उसके युवा दस्ते द्वारा नरसंहार को समझ और वर्णित कर सकने में। नाज़ीवाद को बढ़ावा देने के लिए मातृत्व और कुशल प्रचार पर हिटलर के बल को समझ और समझा सकने में। आम लोगों पर नाज़ीवाद का प्रभाव और महाविनाश होलोकास्ट का प्रकाश में आना समझ और वर्णित कर सकने में। वाइमर गणराज्य का जन्म। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914-1918 लड़ा था। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल कीं, लेकिन 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। एक साथ मिलकर उन्होंने 1918 में जर्मनी और केंद्रीय शक्तियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय ने लोकतांत्रिक गणराज्य का रास्ता उपलब्ध कराया। संसदीय दलों ने वाइमर में एक बैठक बुलाई और संघीय संरचना वाला लोकतांत्रिक संविधान अपनाया। वर्साय में हुई शांति संधि के जरिए जर्मनी को अपने सारे विदेशी उपनिवेश, अपनी 10% आबादी, 13% अपना भूभाग, 75% अपना लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हाथों खोना पड़ा। जर्मनी को कमजोर करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद से जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया और 6 अरब पाउंड के मुआवजे का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में मित्र राष्ट्रों का नियंत्रण रहा। युद्ध का असर। युद्ध ने यूरोप को तबाह कर दिया। कर्ज देने वालों के महाद्वीप से ये कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। पहले विश्व युद्ध के बाद सैनिकों और खंदकों में उनकी जिंदगी का महिमा मंडन किया गया। यद्यपि सच्चाई कुछ और थी। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान को अत्यंत महत्व मिला। लोकतंत्र बहुत नाजुक विचार था जो युद्ध जर्जर यूरोप में जिंदा नहीं रह सका। राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट। वाइमर गणराज्य की स्थापना और स्पार्टकिस्ट लीग का विद्रोह एक साथ हुआ। समाजवादियों, डेमोक्रेट और कैथोलिकों ने स्पार्टकिस्ट आंदोलन का विरोध करने के लिए वाइमर में गणतंत्र की स्थापना की और विद्रोह को दबा दिया। आगे चलकर स्पार्टकिस्ट ने जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1923 के आर्थिक संकट से राजनीतिक रेडिकलवाद को बल मिला।
युद्ध हर जाने के भुगतान ने जर्मनी के स्वर्ण भंडार को समाप्त कर दिया। 1923 में जब जर्मनी ने युद्ध हर जाने का भुगतान करने से मना कर दिया, तो फ्रांस ने कोयले पर दावा करने के लिए उसके अग्रणी औद्योगिक क्षेत्र रूर पर कब्जा कर लिया। प्रतिशोध में जर्मनी ने बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापनी शुरू कर दी, जिससे मार्क का मूल्य गिर गया। चीजों की कीमतें आसमान छूने लगीं, जिससे अति मुद्रास्फीति हो गई। अंततः अत्यधिक वित्तीय बोझ से जर्मनी को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया और युद्ध हर जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। मंदी के साल। अमेरिका द्वारा दिए गए अल्पकालिक कर्जों ने 1924 और 1928 के बीच जर्मनी के निवेश और औद्योगिक सुधार में अस्थायी स्थिरता दी। लेकिन 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो गया और अमेरिका ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। इस प्रकार महामंदी शुरू हुई। जर्मनी की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। बेरोजगार श्रमिकों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। छोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों को सर्वहाराकरण, मजदूर वर्ग बनने या बेरोजगार होने का डर यानी भय सता रहा था। राजनीतिक रूप से कमजोर वाइमर गणराज्य में कुछ अंतर्निहित कमियां थीं। 1. आनुपातिक प्रतिनिधित्व की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हिटलर का उदय। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। सेना में अपनी बहादुरी के लिए उसे कई तमगे मिले। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ हुए अन्याय ने उसे आग बबूला कर दिया। 1919 में वो जर्मन श्रमिक पार्टी में शामिल हो गया और उसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी कर दिया। यही पार्टी बाद में नाज़ी पार्टी बनी। 1930 की शुरुआत तक नाज़ी लोकप्रिय नहीं थे। 1919 में महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। इसने बेहतर भविष्य की आशा जगाई। 1932 तक आते आते 37% वोट के साथ नाज़ी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। हिटलर जबरदस्त वक्ता था और अपने भाषणों से लोगों को हिलाकर रख देता था। नाज़ी प्रचार में उसे जर्मनों के उद्धारकर्ता के रूप में पेश किया गया। उसने अपनी बड़ी बड़ी रैलियों के दौरान स्वास्तिक छपे लाल झंडों, पुस्तिकाओं और आडंबर और प्रदर्शन का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। ये मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना को भंग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड ने हिटलर को सारी शक्तियां हड़पने का बहाना दे दिया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए सभी नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। 3 मार्च 1933 को पारित कुख्यात विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट के माध्यम से हिटलर ने जर्मनी में
तानाशाही स्थापित कर ली। सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। पुलिस को दंड के साथ शासन करने की शक्ति दी गई। पुनर्निर्माण। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हेलमार शेस्त को सौंपी गई। उसने सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। 1933 में वो लीग ऑफ नेशन से जानबूझकर बाहर निकल आया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया और एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। उसने चेकोस्लोवाकिया से जर्मन भाषी सुडेटनलैंड प्रांत छीन लिया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। शेस्ट ने सेना और हथियारों पर ज्यादा पैसा खर्च न करने के खिलाफ सलाह दी, लेकिन हिटलर ने युद्ध को आर्थिक संकट से बाहर करने का एकमात्र विकल्प माना। शेस्ट को अपना पद छोड़ना पड़ा। सितंबर 1939 में पोलैंड पर जर्मन आक्रमण से इंग्लैंड और फ्रांस के साथ युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया। इस संधि से हिटलर की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और मजबूत हो गई। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों की बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाको चने चबवा रही थीं। जर्मनी को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। सोवियत सेनाएं बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचीं। इसने अगली आधी सदी तक समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। इन सभी घटनाओं के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। पूर्व में अपनी शक्ति का विस्तार करने और हिटलर का समर्थन करने के लिए जापान ने पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला कर दिया। जापान के नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण। नाज़ी विचारधारा नस्ली आधार पर या तो बेहतर या कमतर में विश्वास करती थी। हिटलर ने नॉर्डिक जर्मन आर्यों को सबसे ऊपर और यहूदियों को सबसे निचले पायदान पर माना। वो चाहता था कि आर्य अपनी शुद्धता बनाए रखें, ताकत हासिल करें और दुनिया पर वर्चस्व कायम करें। हिटलर ने डार्विन और स्पेंसर के विचारों की अपनी सुविधा के लिए गलत व्याख्या की। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक विकास की प्रक्रिया का वर्णन किया था और हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, का विचार दिया था। उनमें से किसी ने भी इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की, लेकिन हिटलर ने उन नस्लों को खत्म करने के लिए इंसानी हस्तक्षेप का इस्तेमाल किया जिनके खिलाफ वो पूर्वाग्रह रखता था। हिटलर की विचारधारा लेबेंसराउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से भी संबंधित थी। उसने नॉर्डिक जर्मन आर्यों की नस्ल फैलाने और जर्मन राष्ट्र के लिए भौतिक संसाधन और शक्ति बढ़ाने के लिए नए क्षेत्रों को हासिल करने की वकालत की।
नस्लवादी राज्य की स्थापना। नाज़ी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। केवल ऐसे लोग ही वांछित थे। अवांछित में यहूदी, जिप्सी, अश्वेत, रूसी, पोलिस और यहां तक कि मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अनुपयुक्त जर्मन शामिल थे। जिप्सियों और अश्वेतों का व्यापक रूप से विनाश किया गया। यूथनेशिया, दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत मानसिक और शारीरिक रूप से अनुपयुक्त जर्मनों को मौत के घाट उतार दिया गया। इनमें यहूदियों का सबसे बुरा हाल हुआ। हिटलर नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांत में विश्वास करता था, जिसके अनुसार यहूदी समस्या का एकमात्र समाधान उन्हें खत्म करना था। सन 1933 से 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया। उन्हें नस्ली कल्पनालोक यूटोपिया। हिटलर ने नरसंहार के साधन के रूप में युद्ध का इस्तेमाल किया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया, ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। पोलैंड वासियों को जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया, जहां उन्हें अंततः मार दिया गया। नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। हिटलर मानता था कि बच्चों को नाजी विचारधारा की घुट्टी पिलाकर ही मजबूत नाजी समाज की स्थापना की जा सकती है। सभी स्कूलों से यहूदी शिक्षकों को निकालकर साफ और शुद्ध किया गया। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ ना तो बैठ सकते थे और ना एक दूसरे के साथ खेल कूद सकते थे। अवांछित बच्चों को, यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया और बाद में गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। नस्ल के बारे में नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। बच्चों को वफादार व आज्ञाकारी बनना, यहूदियों से नफरत करना और हिटलर की पूजा करना सिखाया गया। सभी प्रकार से खेल कूदों का मकसद बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा करना। 10 वर्ष की उम्र के बच्चों को युंग फोक में शामिल होना पड़ता था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाज़ियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। 18 साल की उम्र में उन्हें लेबर सर्विस यानी श्रम सेवा में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मातृत्व की नाज़ी सोच। नाज़ी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार ये बताया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, ये समाज को नष्ट कर देगा। लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को समझाया जाता था कि उन्हें अच्छी मां बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। लड़कियों से अपनी नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए यहूदियों से दूरी बनाए रखने की आशा की जाती थी। उनका एकमात्र दायित्व अपना घर संभालना और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देना था। उन्हें इनाम के माध्यम से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।
उन्हें आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक बनना था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। प्रचार की कला। नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान यहूदियों के लिए, यूथनेशिया विकलांगों के लिए आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। नाज़ी विचारों को बढ़ावा देने और यहूदियों के खिलाफ घृणा फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तिहारी पर्चों का इस्तेमाल किया जाता था। इस प्रचार के चलते लोग सचमुच विश्वास करने लगे कि केवल नाज़ीवाद ही शांति और समृद्धि ला सकता है। नाज़ीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। नाज़ीवाद के खिलाफ कुछ सक्रिय प्रतिरोध था, लेकिन अधिकांश जर्मन निष्क्रिय दर्शक बने रहे। आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। बहुत सारे लोगों पर नाज़ी प्रचार का गहरा प्रभाव पड़ा। वे दुनिया को नाज़ी नजरों से देखने लगे। यहूदियों से आमना सामना होने पर लोग आंख बबूला हो जाते थे। केवल नाज़ीवाद ही उन्हें समृद्धि दिला सकता है, ये विचार उनमें गहराई से समा गया था। एक समय तो यहूदी भी अपने बारे में नाज़ियों की रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी शक्ल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाज़ी नहीं था। जो लोग नाज़ी विचारों के खिलाफ थे, उन्होंने सक्रिय प्रतिरोध किया, लेकिन उन्हें क्रूर दमन और मृत्यु का सामना करना पड़ा। जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मूक दर्शक बना रहा था। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाज़ी का विरोध करने से डरते थे। महाध्वंस, होलोकास्ट के बारे में जानकारियां। नाज़ी अत्याचारों की जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी थी। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ही दुनिया को असलियत का पता चला। यहूदियों पर हुए अत्याचार ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। नाज़ियों द्वारा कत्लेआम के दौरान यहूदियों ने जो अत्याचार और पीड़ा भोगी थी, उसे महाध्वंस, होलोकास्ट कहा जाता था। यहूदी दुनिया को अपने दुखों के बारे में बताना चाहते थे। उन्होंने डायरियां लिखीं, नोटबुक लिखीं और दस्तावेजों के संग्रह बनाए। जब नाज़ियों को ये दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में पराजय तय ही है, तो नाज़ी नेतृत्व ने दफ्तरों में उनके खिलाफ मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जर्मनी की संसदीय पार्टियों ने वाइमर में बैठक की और संघीय संरचना वाला लोकतांत्रिक संविधान बनाया। पहले विश्व युद्ध ने यूरोप को तबाह कर दिया। ये कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। स्पार्टकिस्ट ने जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की।
1923 के आर्थिक संकट ने राजनीतिक रेडिकलवाद को बढ़ाया। 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो गया और अमेरिका ने जर्मनी को दी जाने वाली वित्तीय सहायता से अपना हाथ पीछे खींच लिया। 1929 में महामंदी शुरू हुई। 1932 में हिटलर सत्ता में आ गया और चरणबद्ध तरीके से लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया। मई 1945 में हिटलर की पराजय और अमेरिका द्वारा हिरोशिमा, जापान पर परमाणु बम गिराने के साथ दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। नाजी विचारधारा में आर्य नस्ल सबसे उत्कृष्ट नस्ल थी और यहूदी सबसे निचले पायदान पर थे। हिटलर के अनुसार अवांछित लोगों में यहूदी, जिप्सी, अश्वेत, रूसी, पोल और यहां तक कि मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग जर्मन शामिल थे। हिटलर ने नरसंहार के साधन के रूप में युद्ध का इस्तेमाल किया। हिटलर ने नाजी विचारधारा से युवाओं को प्रभावित किया। हिटलर महिलाओं को आर्य संस्कृति और नस्ल का ध्वजवाहक मानता था। नाजी शासन ने अपने जघन्य कृत्यों को छिपाने के लिए भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी के साथ इस्तेमाल किया। आम लोगों को लगता था कि नासीवाद ही समृद्धि ला सकता है। नाजी विचारधारा का विरोध करने वाले लोगों को क्रूर दमन और मौत का सामना करना पड़ा।